हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे तरफ से आप सभी के लिए 1 डे फ्री डेमो क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे डेड मोबाइल के बारे में और बूट सीक्वेंस के बारे में। डेड मोबाइल रिपेयर करने में बूट सीक्वेंस कितना हेल्पफुल होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और इस वीडियो को आप एज अ डेमो क्लास देख सकते हैं, ताकि 20 मई की जो हमारी क्लास होगी, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहें तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। क्लास के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे बूट सीक्वेंस और डेड मोबाइल के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टुडेज टॉपिक डेड मोबाइल। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन डेड मोबाइल। इसके बाद देखेंगे बेसिक अबाउट बूट सीक्वेंस और बूट सीक्वेंस बेसिक सर्किट वर्किंग। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले 4 कैटेगरीज इन डेड मोबाइल। डेड मोबाइल में ये 4 कैटेगरीज होती है जो बूट सीक्वेंस के बेस पे रिपेयर हो सकती है। पहली है लो बूटिंग, हाई बूटिंग, नो बूटिंग और ऑटो एम्पियर कंजप्शन। लो बूटिंग में जब आप पावर की प्रेस करते हैं तो एम्पियर कंजप्शन 1 मिली एम्पियर से लेकर के 80 मिली एम्पियर तक का कंजप्शन करता है, और पावर की रिलीज करने पर वापस जीरो पे जब आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लो बूटिंग। हाई बूटिंग में 80 मिली एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक का कंजप्शन करता है, और पावर की रिलीज करने पर वापस जीरो पर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं हाई बूटिंग। नो बूटिंग का मतलब होता है कि जब हम पावर की प्रेस करेंगे, पावर की प्रेस करने पर कोई एम्पियर का कंजप्शन नहीं होगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। उसको हम बोलते हैं नो बूटिंग। इतनी डिटेल में और जीरो से हम इसलिए बताते हैं कि अगर कोई फ्रेशर होगा या बिगनर होगा, वो भी इस वीडियो को देख करके सीख सकता है। और ऑटो एम्पियर का कंजप्शन जब होता है 1 मिली एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर या जितना भी हम इनपुट देते हैं उतना ही कंजप्शन कर ले, उसको हम बोलते हैं ऑटो एम्प कंजप्शन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग है या लीकेज है। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम होती है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको होगी सर्किट की तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ज़्यादा हम फोकस करेंगे लो बूटिंग, नो बूटिंग और हाई बूटिंग के बारे में। तो ये है एक बेसिक डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस को समझने के लिए ये एक बेसिक सा डायग्राम है। इसके बेस पे अगर आप फ्रेशर हैं या बिगनर हैं या काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो भी आप इसके बेस पे समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है बूट सीक्वेंस। बट उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल बूट सीक्वेंस कैन हेल्प यू ट्रबल शूट issues and gain a deeper understanding of how mobile devices work। जब आप बूट सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो डेड मोबाइल में किसी भी प्रॉब्लम में बूट सीक्वेंस के बेस पे आप ट्रबल शूट काफ़ी आसानी से कर पाते हैं, और इसके साथ साथ आपको काफ़ी डीप नॉलेज होती है मोबाइल डिवाइस की कि कैसे मोबाइल डिवाइस वर्क करते हैं। काफ़ी डीप नॉलेज आपको होती, जिससे रिपेयर करना, काम करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। अब बूट सीक्वेंस को और आगे समझते हैं। पावर ऑन, इनिशियल पावर अप। व्हेन यू प्रेस द पावर बटन, द मोबाइल डिवाइसेस पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट PMIC sends power to various components including the processor and memory। जब आप पावर की प्रेस करते हैं तो पावर की प्रेस करने के बाद में जो हमारी पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट है यानी कि पावर आईसी है,
ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद में ये पावर डिलीवर करती है, पावर सेंड करती है वेरियस कंपोनेंट्स में, अलग अलग विभिन्न विभागों में ये भेजती है। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग द प्रोसेसर एंड मेमोरी, प्रोसेसर और मेमोरी को जब ये भेजती है तो उसके ही द्वारा आपका फ़ोन बूटअप होता है। यानी कि बूट सीक्वेंस का ये भी मतलब समझ सकते हैं कि ऐसे वोल्टेजेस जो सीक्वेंस में बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वोल्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं, VREGS4, S3, L2, L3, S2, S5, इस प्रकार से काफ़ी सारे वोल्टेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं सीपीयू के बूटअप होने के लिए। लेकिन ये सभी वोल्टेजेस एक श्रृंखला में बनने चाहिए, एक सीक्वेंस में बनने चाहिए, तभी आपका सीपीयू बूटअप होता है। इसलिए बूटअप होना, लेकिन बूटअप होने का ये प्रोसेस इस वोल्टेज के सीक्वेंस के द्वारा, इसे ही हम कहते हैं बूट सीक्वेंस। अब आगे चलेंगे इस टिपिकल डायग्राम की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर का लेफ्ट साइड होता है ये पॉजिटिव वाला, लेफ्ट और राइट की बात नहीं है, एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव होता है और दूसरा तरफ यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ये कनेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, और जो पॉजिटिव साइड होता है ये कनेक्ट होता है आपकी PMI से, यानी कि प्राइमरी पावर IC से। इसके बाद में यहाँ से एक लाइन आउटपुट होती है SW की, ये होती है SMPS लाइन फॉर VPH। इस लाइन में जो स्विचिंग साइड होता है, यानी कि इंडक्टर से पहले यहाँ पे आपको साइन वेव देखने को मिलती है। इसके बाद आगे जहाँ पे VPH शुरू होता है, यानी कि वोल्टेज शुरू होता है, वहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलता है। अब ये वोल्टेज स्टेबल होता है इस कैप के द्वारा और ये जाता है पावर IC में, यानी कि मेन पावर IC में। और जब ये मेन पावर IC में आता है, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, बट प्राइमरी पावर IC कैसे जान पाती है कि यहाँ पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज ही बना है? ये जान पाती है इस फीडबैक लाइन के द्वारा। ये फीडबैक लाइन होता है इसके वोल्टेज के लिए, और यहाँ पे कितना ऑक्सीलेशन होता है इस चीज को जानने के लिए BTST कैप लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पावर IC इन होती है काफ़ी सारी जगहों में, क्योंकि आगे आउटपुट में जितने भी बक होंगे उतनी ही यहाँ पे पावर IC में वोल्टेजेस इन होगी। इसके बाद सबसे पहले एक वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज फॉर हाई LDO, ये बक वोल्टेज है हाई LDO के लिए, ये वापस आपके पावर IC में जाता है। इसके बाद बनता है वोल्टेज फॉर लो LDO, ये भी आपके पावर IC में जाएगा, क्योंकि LDO वोल्टेज पावर IC ही बनाती है, तो पूरा ये वोल्टेज इसके लिए ही रिजर्व होता है। इसके बाद एक वोल्टेज बनेगा बक वोल्टेज, पावर फॉर MSM कोर एंड GRA, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये आपके CPU के लिए है, CPU के कोर वोल्टेज, एंड GRA का मतलब होता है ग्राफिक्स सेक्शन के लिए। और यहाँ पे बक 5 और बक 6 के द्वारा बनेगा पावर फॉर MSM APC, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए ये वोल्टेज होता है। ये कोर वोल्टेज क्या होता है, GRA क्या होता है, ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में। इसकी कंप्लीट थ्योरी होती है, वो आपको बताई जाएगी, लिखाई जाएगी। आपको इन सारी चीज़ों का PDF मिलेगा। PDF की एक खासियत है कि जो भी एब्रीविएशन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उन सभी के फुल फॉर्म होते हैं। फुल फॉर्म के साथ में एक छोटी सी एक लाइन की समझ आने वाली भाषा में थ्योरी होती है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश में नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट हिंदी में नहीं होगा। आपको एक लाइन मिलेगी उसमें इंग्लिश की, और उसके साथ एक मैसेज वाली लैंग्वेज में, जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश में ही मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, उसी तरीके से समझ आने वाली भाषा में भी वहाँ पर लिखा होगा GRA का क्या काम होता है, APC क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर और कोर वोल्टेजेस क्या होते हैं, MX वोल्टेज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जिसके बेस पे आप कभी भी किसी भी CPU के बारे में बूट सीक्वेंस बनाना चाहोगे तो वो सारे के सारे
एब्रीविएशन और उसकी वर्किंग आपके काम आएगी। वहाँ पर पूरी डिटेल में लिखा होगा कौन सी लाइन काम की होती है, कौन सी नहीं होती है, किसको आप इग्नोर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, सब कुछ। तो वो आपको कोर्स के दौरान मिलेगा। और इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे एलडीओ लाइन पे। अब इसके बाद में ये एलडीओ वोल्टेजेस बनेंगे। एलडीओ वोल्टेजेस आपके सीपीयू के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो पहले बनते हैं। इतना सब होने के बाद में अब बनेगा बीबी क्लॉक और स्लिप क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। बीबी क्लॉक यानी कि बेसबैंड क्लॉक, मतलब यहाँ पर मेगाहर्ट्ज होता है, और स्लिप क्लॉक में किलोहर्ट्ज होता है। जब ये सारी चीजें सीपीयू को मिल जाती है तो सीपीयू एक फीडबैक देता है पावर आईसी को कि जितना भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पावर ने सीपीयू को दिया वो उसके द्वारा सीपीयू बूटअप हो चुका है। ये सिग्नल, ये फीडबैक देता है सीपीयू पावर आईसी को। अब पावर आईसी को जब ये थैंक यू बोलता है फीडबैक के द्वारा तो पावर आईसी खुश हो जाती है और इसको और ज़्यादा नहीं, स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड कराती है। अब इसके बाद जैसे सीपीयू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी कि आगे प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है, तो उसके बाद में अलग अलग सेक्शन को वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो फिर बाकी के वोल्टेजेस बनना शुरू होते हैं। अब वापस आते हैं हमारी प्रॉब्लम पे, यानी कि लो बूटिंग, हाई बूटिंग और नो बूटिंग पे। सबसे पहले नो बूटिंग को देखेंगे। नो बूटिंग का केस जब भी आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहले चेक करना है वीबैट लाइन, वीपीएच लाइन, पावर की पे वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, और जितनी भी बक लाइन है इनमें शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है नो बूटिंग के लिए। अभी हाई बूटिंग और लो बूटिंग पे चलते हैं। सबसे पहले लो बूटिंग को देखेंगे। जब भी फोन में लो बूटिंग का केस आएगा तो बैटरी को देखना है चेंज करके। बैटरी चेंज करके देखना एक अलग चीज हो गई, क्योंकि हम तो डीसी केबल से चेक करते हैं। तो डीसी केबल से जब आप चेक करते हो तो सबसे पहले वीपीएच लाइन को चेक करोगे कि वीपीएच लाइन पे वोल्टेज का ड्रॉपेज तो नहीं आ रहा। बूट कैप को भी चेक कर लेना है। और ये सारी जितने भी प्राइमरी चीजें हैं, प्राइमरी पावर आईसी से पावर के बीच की चीजें, इन सबको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे लीकेज, शॉर्टिंग, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी बक हैं इनमें वोल्टेज देखना है, चेक करना है। इन लाइंस को चेक करना है कि ये लाइन कहीं शॉर्ट या लीकेज या ओपन तो नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय बक वोल्टेज को चेक करने का, यानी कि बक लाइन को चेक करने का 8 तरीका होता है। वो सभी 8 तरीके हम आपको बताते हैं क्लास में। ऐसे ही एलडीओ चेक करने के भी 3 तरीके होते हैं, वो भी आपको क्लास में बताए जाएंगे कि कैसे आपको चेक करना है इन सभी लाइंस को। तो बक लाइन चेक करनी है, जो आपको आता है, जितने तरीके से आप जानते हैं चेक करना, वेरिफिकेशन करना, वो तो आप करेंगे ही। बट अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल में आप सीखेंगे। ओके, अभी एलडीओ और इन सारी चीज़ों को, बग को चेक करना है। इसके बेस पे ही आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर सब कुछ सही मिला आपको, सब कुछ सही होने के बाद में या तो पावर आईसी फॉल्टी होगी, या फिर सीपीयू में बैड वेल्डिंग की दिक्कत होगी, या फिर सीपीयू ही खराब होगा, ठीक है। ये नो बूटिंग का केस। अब हाई बूटिंग में चलते हैं। जब आपके फ़ोन में हाई बूटिंग की प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले वीपीएच चेक करोगे, और जितने भी एलडीओ और बक वोल्टेजेस हैं इन सभी को आपको चेक करना है कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर बक, एलडीओ या वीपीएच की लाइन में कहीं पर भी शॉर्टिंग होगी या लीकेज होगा तो आपके फ़ोन में हाई बूटिंग की दिक्कत आ सकती है। पावर आईसी इंटरनल शॉर्ट हो जाए तो भी हाई बूटिंग आएगी, सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा इंटरनली तो भी हाई बूटिंग आएगी। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। जितने तरीके आपको पता है, जो प्रोसेस आपको पता है वही फॉलो करो, बट
अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, डिटेल में एक्यूरेट तरीके सीखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं रिपेयर करने में, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोर्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि हमारा कोर्स 20 मई से शुरू होगा। बेसिक टू एडवांस क्लास होगी, फीस होगी 7,000 रुपये। ये क्लास जो चलेगी, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 30 से 40 दिन का। 30 से 40 दिन जब आप क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद 3 महीने के बाद एक रिवीजन कोर्स होगा दोबारा से। ये 20 दिन की क्लास होती है, ये रिवीजन के लिए होती है। सभी स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है, आपको इसमें प्रेजेंट होना ही होगा। इसके बाद जो 10 अक्टूबर की क्लास होगी, ये भी 20 दिन की होगी, ये भी रिवीजन के लिए होती है, ये भी बिल्कुल फ्री होगी। ये प्रोसेस इस प्रकार से काम करता है, जब आप 30 से 40 दिन की क्लास अटेंड करते हैं हमारे यहाँ, ये कहीं भी अटेंड करते हैं, तो क्लास अटेंड करने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग से चली जाती है, यानी कि आप भूल जाते हैं। जब आप शॉप में काम करते हैं तब आपको समझ में आता है कि काफ़ी कुछ पढ़ाया गया, बट उसमें से बहुत कुछ है जो हम नहीं समझ पाए। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ पाए वो उसके लिए आपको दोबारा कोर्स करना पड़ेगा, दोबारा सीखना पड़ेगा, या दोबारा क्लासेस अटेंड करनी होगी। ठीक है, इसीलिए जब आप काम करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या सीखे हो, क्या नहीं सीखे। तो 10 जुलाई की जो क्लास होगी ये आपको रिवीजन कराने के लिए होगी, तो 3 महीने के बाद आपको पता होगा कि आपको अभी क्या आता है और क्या नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें आप कवर करोगे इन दोनों जो रिवीजन क्लास होगी 10 जुलाई की और 10 अक्टूबर वाली। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कॉल करके संपर्क करना होगा। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप बात कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड। और अपनी सीट बुक कराने के लिए आपको 1,000 का टोकन अमाउंट जमा कराना होगा। टोकन अमाउंट जमा कराने के बाद में आपकी सीट बुक हो जाएगी। फिर जब क्लास शुरू होगी 20 मई से, तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी 7 to 10 डेज के लिए। इस क्लास को जब आप अटेंड करेंगे, 2 से 3 दिन आप क्लास में बैठेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि क्लास काम की है, वैल्यूएबल है कि नहीं है। उसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे आपको क्लास आगे करना है या नहीं। अगर आपको क्लास आगे करना हो तो आप पहले इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे और क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सर्किट डिज़ाइनिंग के बारे में और सर्किट मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसके बेस पे आप आगे रिपेयर करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे सर्किट को। और अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है, आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आप ग्रुप में ही एक मैसेज डालेंगे कि आपको फ़ीस रिफ़ंड चाहिए और आपको तत्काल में फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। आपको अपना QR भेज देना है अगर आपको क्लास आगे कंटिन्यू नहीं करना तो। ओके, बट आप आगे कंटिन्यू करते हैं तो पहले इंस्टॉलमेंट जमा करा करके आप फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में फिर जब शुरू होगी सेक्शन वाइज क्लास, तो इसमें जितने भी सेक्शन होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सारे आपको कवर किए जाएंगे। इस क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये 20 से 30 दिन का होता है और फीस होती है 3,000 रुपये। ये टोटल 7,000 रुपये फीस होती है। इस प्रकार से आपको पे करनी होगी। तो अगर अब आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो अब आप अपना टोकन अमाउंट जमा करा सकते हैं। ये है हमारा QR कोड, नीचे फ़ोनपे का नंबर दिया हुआ है। और अगर आप फीस पे करने से पहले कुछ जानकारी और लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूँगा आप क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी हम मिलते हैं क्लास में। ओके।